साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज रीट मेंस पर फोकस करते हैं। बहुत से बच्चों के फ़ोन कॉल्स या किसी भी माध्यम से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर सेकंड ग्रेड में वैकेंसी कम है, तो हम सब रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप रीट मेंस का सिलेबस कंप्लीट करा दो। तो साथियों, हमने जो सेकंड ग्रेड के लिए हमने तैयारी कराई है, जो भी सिलेबस हमने पूरा किया है, उसको आप रीट मेंस के लिए सेकंड ग्रेड वाला पढ़ लेना। बाकी जो टॉपिक बच रहे हैं उनको शुरू करेंगे। जैसे हमने हमारे सिलेबस में भारतीय संविधान की विशेषताओं को कंप्लीट करा दिया गया है, बहुत ही विस्तार से करा दिया है। उद्देशिका रह रही है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया बची हुई है जिसको लास्ट में लेंगे। हमने पहले ही बता दिया था कि इसको बाद में कराएंगे, उसका कारण भी बताया था हमने। और उद्देशिका बची हुई है, एक टॉपिक में कभी भी करा देंगे, एक लेक्चर में। और उसके बाद मूल अधिकार कंप्लीट है बहुत विस्तार से, नीति निर्देशक तत्व बहुत विस्तार से कंप्लीट है, मूल कर्तव्य बहुत ही विस्तार से कंप्लीट है। उसके बाद आपका सिलेबस है सरकार का गठन और कार्य, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका में हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को विस्तार से सेकंड ग्रेड में करा दिया है, वहां से आप कर सकते हैं उसको। उसमें कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति का टॉपिक बचा हुआ है और एक महान्यायवादी का टॉपिक बचा हुआ है। इनको कभी भी 2-3 लेक्चर में, 4 लेक्चर में, जितना भी होगा साथ साथ करा देंगे। उनको इस सिलेबस में शामिल करते हुए रीट मेंस के नाम से उनको करा देंगे। आज एक नया टॉपिक लेते हैं, कार्यपालिका को बीच में कभी भी करा देंगे, दो वो छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा विधायिका। विधायिका से पहले एक छोटी सी चर्चा ये कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। रीट प्रीलिम्स की तैयारी करें, यानी जो रीट परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, उसकी तैयारी करें, या फिर रीट मेंस की तैयारी करें। तो इसमें कंफ्यूजन है। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं कि अगर आपका लेवल ठीक ठाक है, आपको पता है अपना लेवल, कोई दूसरा नहीं जानता, आप ही जानते हो। अगर आपके 100 नंबर तक आते हैं, आपका लेवल 110 नंबर तक है, आपको एक दिन के लिए भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 100 नंबर भी आपके आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कठिन पेपर आएगा तो भी 90 तो आ ही जाएंगे, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है ये। बाद में बेशक थोड़ा बहुत देखना चाहो तो 5-7-10 दिन के लिए उसके सिलेबस को एक बार निकालना चाहो तो देख लेना। बाकी मेंस की तैयारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस बड़ा सिलेबस है, सारा कुछ उस पर निर्भर है, और यहां के नंबर भी वहां नहीं जुड़ रहे हैं। तो फिर हमें पात्रता परीक्षा में ज्यादा नंबर लाके कोई भी मेडल नहीं लेना है, हमें कोई रैंक नहीं हासिल करनी है, हमें केवल उसको पास करना है। अब सिलेबस में भी काफी बड़ा बदलाव है, पहले इतना बदलाव नहीं था, अब ज्यादा बदलाव है। तो अब हमें पूरा राजस्थान पढ़ना है, अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें विस्तार से अध्ययन करना है। तो अब हम इसको विस्तार से करेंगे, विधायिका से शुरुआत करते हैं। हाँ, एक चीज और, इसका सिलेबस भी देख लेते हैं हल्का सा। एक तो इसमें संविधान का 5वां भाग पूरा पूरा आएगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो कंप्लीट है 5वां भाग, उसको कंप्लीट पढ़ेंगे, जिसमें हमने कार्यपालिका लगभग पढ़ ली है, विधायिका आज शुरू करते हैं, और न्यायपालिका। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही समझने के टॉपिक है, और बहुत ही शानदार सवाल यहां से आते हैं। उसके बाद स्थानीय शासन, ग्रामीण और नगरीय, 73वां 74वां संविधान संशोधन विधेयक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। इतना बड़ा नहीं है कि जितना कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है, लेकिन ये भी एक अच्छा टॉपिक है, और ज्यादा सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां तक कि यूपीएससी में भी बहुत बड़े स्तर पर यहां से प्रश्न आते हैं, प्रीलिम्स और मेंस में। उसके बाद भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उसमें महिला प्रतिनिधित्व एक टॉपिक है। उसके बाद एक कठिन टॉपिक है, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध। देखो, वैसे तो ये जो टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध का, संघीय शासन व्यवस्था का, भारत की संघीय व्यवस्था का, मेरे हिसाब से रीट लेवल सेकंड में नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। क्योंकि इतने छोटे एग्जाम में इतना कठिन टॉपिक
पता नहीं किस हिसाब से डाला है, जबकि हमने देखा सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर हम पढ़ते हैं, उसमें केंद्र राज्य संबंध सिलेबस में नहीं है। सेकंड ग्रेड का सब्जेक्ट का पेपर पढ़ते हैं सोशल साइंस का, उसमें भी नहीं है केंद्र राज्य संबंध। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, उसमें भी नहीं है। हाँ, फर्स्ट ग्रेड के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के पेपर में है, लेकिन उसमें तो होना ही चाहिए, उसमें नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का सवाल आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि पीएसआई सब इंस्पेक्टर का जो है उसमें संघीय ढांचा लिखा हुआ है, उसके सिलेबस में केवल केंद्र राज्य संबंध नहीं लिखा हुआ, बस उस संघीय ढांचे को समझाना है। आरएस में प्रीलिम्स में संघवाद के नाम से टॉपिक है, केवल मेंस में है केंद्र राज्य संबंध। तो ये आरएस मेंस है, पॉलिटी का सब्जेक्ट का पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, उस लेवल का टॉपिक है और हमारे L2 में इसको डाला हुआ है। खैर कोई बात नहीं, अब डाला हुआ तो पढ़ेंगे, अगर हटा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम पढ़ेंगे। तो एक कठिन टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो टॉपिक किसी ने भी पढ़ लिया तो फिर मुझे लगता नहीं कि पॉलिटी में कुछ बच जाता है। अक्सर हम ज़्यादातर एग्जाम देते हैं थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड के या फर्स्ट ग्रेड का, और सब्जेक्ट हमारा पॉलिटी नहीं है, तो फिर हमें संविधान की मोटी मोटी जानकारी होती है, गहराई की नहीं होती है। और अगर हमारा केंद्र राज्य संबंध टॉपिक पूरा हो जाता है, हम पढ़ लेते हैं, तो फिर हम किसी भी क्षेत्र में पॉलिटी से संबंधित कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स क्यों ना हो। बहुत ही शानदार तरीके से इन टॉपिक को हल करेंगे। तो ये बात हो गई हमारी, रीट मेंस करें, प्री करें या सब्जेक्ट में अब क्या पढ़ेंगे, जो भी हैं। अब अपन शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से, विधायिका। देखो, विधायिका को पहले तो समझ लो कि विधायिका क्या है। विधान बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली संस्था। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ये ही व्यवस्थापिका है। आप रीट अभ्यर्थी, आप इसी को व्यवस्थापिका समझो। ये ही इसी को हम विधानमंडल भी कहते हैं, केंद्रीय विधानमंडल कह सकते हैं। इसी को हम पार्लियामेंट कहते हैं, हिंदी में संसद। तो विधायिका, व्यवस्थापिका, केंद्रीय विधानमंडल, संसद। संसद हम इसको प्रचलित भाषा में कहते हैं। तो टॉपिक हमारा सिलेबस में विधायिका लिखा हुआ हिंदी में, जिसका मतलब है संसद। हम संसद पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। अब देखो, संसद में जब हम पढ़ेंगे, अगर भाग 5 संविधान का भाग 5 देखें, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, हमें सारे भाग, सारे अध्याय ये पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कौन से भाग में कितने अनुच्छेद है, कौन कौन से अध्याय हैं। सभी भाग में अध्याय नहीं है, लेकिन 5वां और 6ठा भाग बड़ा भाग है, इनमें अध्याय है, और 1-2 में भी अध्याय मिल जाएंगे, और में भी। तो देखो, भाग 5 में हम पढ़ते हैं कार्यपालिका। पहला अध्याय क्या है? कार्यपालिका का है। भाग 5 का पहला अध्याय, अध्याय मतलब चैप्टर, पहला है। दूसरा संसद, तीसरा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, एक ही अनुच्छेद है, आपको पता होगा, 1, 2, 3। उसके बाद संघ की न्यायपालिका, और उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78, संसद 79 से 122, ये 123, ये 124 से 147, और ये 148 से 151। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक भाग 5 का वर्णन है, जिसमें 5 अध्याय हैं। कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, संघ की न्यायपालिका। मतलब इसका मतलब है
सुप्रीम कोर्ट संघ की न्यायपालिका, और फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ये 5 अध्याय पढ़ेंगे भाग 5 में, और इनमें अनुच्छेद ये सारे हैं, ये पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई हमारी संघीय विधायिका से पहले का एक भूमिका कि हम भाग 5 में कहां पढ़ रहे हैं। तो संघीय जो विधायिका है हमारी विधायिका, इसको हम पढ़ेंगे। जो हमारा मुख्य टॉपिक पढ़ने का अध्ययन करने का है वो ये है संसद, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो अब एक छोटा सा प्रश्न बने कि केंद्र सरकार का विधायी अंग है, मान लो एक प्रश्न हम लिखें, बहुत ही सरल प्रश्न है, केंद्र सरकार का विधायी अंग है। वैसे तो हमने इसको बता दिया है, और बहुत ही सरल प्रश्न है, जिन्होंने समझ लिया वो तो कभी गलती कर नहीं सकते। अब ऐसे प्रश्न बहुत ही सरल है फिर भी गलत हो जाएंगे अगर हम रट के इसकी तैयारी कर रहे हैं। ऑप्शन में दे दिया संसद, नंबर 2 दे दिया कार्यपालिका, कंफ्यूज करने के लिए कार्यपालिका की जगह ही मंत्री परिषद भी दे दिया, चौथा ऑप्शन कुछ भी दे दिया आपको, राष्ट्रपति दे दिया, चाहे और भी कुछ दे दो, उच्चतम न्यायालय, कुछ भी दे दो। अब कंफ्यूज हो जाए अगर हमने समझा नहीं तो विधायी अंग का मतलब क्या होता है, जबकि सीधा सा बहुत सरल अर्थ है विधान। विधायी अंग मतलब कानून बनाने वाली संस्था, तो जिसको हम पढ़ रहे हैं संसद आंसर हो जाएगा। तो साथियों, संसद केंद्र सरकार का हमारा विधायी अंग है, और संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। वेस्टमिंस्टर, देखो ये एक जगह है लंदन में, और या जहां पर ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड की संसद स्थित है। तो इसलिए अब पूरी दुनिया में अगर हम संसदीय मॉडल को देखें तो वो इंग्लैंड का मॉडल ही प्रसिद्ध है। हमने भी संसदीय शासन व्यवस्था को वहीं से लिया है, इसलिए हमारी संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, और वेस्टमिंस्टर में इंग्लैंड की संसद स्थित है। तो ये तो हो गई एक छोटी सी भूमिका। अब देखो सरकार की संसदीय पद्धति में क्या होता है, 2 तरह की पद्धति होती है, एक संसदीय प्रणाली, एक राष्ट्रपति प्रणाली, या उसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कह लो आप, जो कि अमेरिका में है। तो सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी और कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। यानी जो हमारा विधानमंडल है, या हम संसद कहें, और एक कार्यपालिका, कार्यपालिका में हम मुख्य रूप से व्यवहार में किसको समझते हैं, मंत्री परिषद को। बाकी तो ठीक है, कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, हमारे उपराष्ट्रपति हैं, महान्यायवादी है, प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद है। बाकी मुख्य रूप से हम मंत्री परिषद समझे, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद। तो संसद और कार्यपालिका, या इसको हम मंत्री परिषद, इन दोनों में परस्पर निर्भरता है। अब संसद के सदस्य ही मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, बाकी नहीं हो सकते। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां तो संसद के सदस्य है तो मंत्री परिषद में शामिल ही नहीं हो सकते। आपको मंत्री बनना है तो आपको चुनाव नहीं लड़ना, राष्ट्रपति का बस चहेता होना चाहिए। आप चुनाव लड़ लिया तो मंत्री नहीं बनोगे फिर, या फिर अपनी सदस्यता त्याग दो। तो यहां पर कुल मिला के जो संसदीय प्रणाली है उसमें विधायी अंग है जो हमारा संसद, और जो कार्यपालिका है उनमें आपस में निर्भरता है, एक दूसरे पर निर्भर है। ये सारा हम जब संसद पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा किस तरह से संसद के बिना मंत्री परिषद अधूरी है और मंत्री परिषद के बिना संसद अधूरी है। और अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया गया है, तो वहां पर विधायी और कार्यकारी अंगों के विभाजन पर जोर दिया गया है। यानी अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया हुआ है, सीधा सा स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं। तो ये तो हो गया एक संसदीय शासन व्यवस्था और हमारी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की छोटी सी तुलना। अब बात करें कि संसद से पहले भी, संसद जब जो वर्तमान में संसद है, इससे पहले भी संसद के रूप में किसी संस्था ने काम किया है।
तो देखो, अनुच्छेद अगर हम 379 का अध्ययन करें, जो कि अभी संविधान में नहीं है, डिलीट हो चुका है, 379, इसमें अंतरिम संसद का प्रावधान था। देखो, देश तो आजाद हो गया था हमारा 1947 में, संविधान जाके तैयार हुआ है 1949 में नवंबर में, और लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 में। तो जब तक संविधान बनकर तैयार हुआ और जब आजाद हुआ तब से लेकर तैयार होने तक, लागू होने तक या चुनाव होने तक, हमारी जो संविधान सभा थी उसने ही ये भूमिका निभाई। भाई 379 में अंतरिम संसद का उल्लेख था। अंतरिम मतलब अस्थायी, और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख था। एक सदनीय संस्था थी, ये कह सकते हो कि लोकसभा की, उसको बाद में लोकसभा में ही परिवर्तित किया गया, लोकसभा के समान थी वो, लेकिन एक सदनीय संसद थी। अभी तो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। यानी जब तक लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव नहीं हो जाते हैं, ये प्रावधान था 379 में, तब तक संविधान सभा ही एक सदनीय संसद के रूप में काम करेगी, और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान इसमें कर रखा था। तो आजादी से लेकर 26 जनवरी 1950 तक संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में काम किया। आजादी का मतलब तो आप समझते ही होंगे, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो यहां तक संविधान सभा थी, उसने अंतरिम संसद के रूप में काम किया। यानी उन्होंने इस दौरान संविधान भी बनाया, संविधान सभा भी रही, और वो संसद का भी काम किया। जब संसद की जरूरत पड़ी तो संसद की भूमिका निभाई, संविधान बनाने की जरूरत पड़ी तो संविधान बनाया। दोनों काम किए संविधान सभा ने। और संविधान सभा की अंतरिम संसद के रूप में अगर इसकी पहली बैठक की चर्चा करें तो 17 नवंबर 1947 को इसकी पहली बैठक हुई। 17 नवंबर 1947 को अंतरिम संसद के रूप में पहली बैठक किसकी? संविधान सभा की पहली बैठक। जिसने अंतरिम संसद के रूप में काम किया उसकी पहली बैठक इस तिथि को हुई, और इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्होंने अध्यक्षता की। तो इनकी अध्यक्षता में पहली बैठक होती है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक संविधान सभा ने केवल अंतरिम संसद के रूप में काम किया। कब तक? यहां से लेकर 13 मई को क्या हुआ था? 13 मई 1952 तक। अब संविधान बन लिया, संविधान का काम खत्म हो गया था, लेकिन चुनाव नहीं हुए थे, फाइनल चुनाव नहीं होते। लोकसभा का जो गठन होता है वो पहला यहां पर होता है। तो 26 जनवरी 1950 से और यहां तक अब केवल जो संविधान सभा थी उसने केवल और केवल एक ही काम किया, संसद का काम। एक सदनीय रही, लेकिन अब उसके पास संविधान निर्माण का समय वो काम नहीं था। तो संविधान दो कार्यकाल, दो चरणों में बांट सकते हैं हम संविधान सभा का। संसद के रूप में जो कार्यकाल रहा वो एक तो संविधान सभा में संविधान का काम करते हुए, संविधान निर्माण का काम करते हुए संसद का काम करना, और एक केवल संसद का काम करना, ये दो इसके चरण रहे। तो 13 मई 1952 को फिर अंतरिम संसद के रूप में वहां तक, लास्ट तक इन्होंने काम किया। फिर सारा काम प्रॉपर जैसा आज व्यवस्था वैसी हो गई। और जीवी मावलंकर को भारत में संसद का जनक कहा जाता है। भाई पहली बैठक की अध्यक्षता की है, संसद में मुख्य भूमिका निभाई है इन्होंने। संसदीय बैठकों में पूरे जो भी विधान बनाने थे उससे पहले बाद में जो भी, तो इसलिए इनको संसद का जनक कहा जाता है। अब कुछ अनुच्छेद देखो, वैसे देखे तो हम 379 से और 391 तक अंतरिम
प्रावधान थे संविधान में, अस्थायी प्रावधान थे जो बाद में डिलीट भी कर दिए। जैसे कि कुछ 3-4 अनुच्छेद आप याद रख सकते हो। 379 तो संसद का हो गया। 380 में अंतरिम राष्ट्रपति का प्रावधान था, आप इनको वैसे याद रख लेना। यानी राष्ट्रपति का चुनाव नियुक्ति नहीं होती है तो तब तक भारत का गवर्नर जनरल ही भारत के कार्यकारी प्रमुख रहेंगे, क्योंकि पहले राष्ट्रपति 1950 में बने हैं, तो देश तो आजाद 1947 में हो गया था। तो कार्यकारी भूमिका, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, तो फिर एक जो क्या कहते हैं उसको कार्यकारी अध्यक्ष, नाम मात्र का अध्यक्ष भी होना जरूरी है। तो वो भूमिका गवर्नर जनरल ने निभाई थी। तो ये सब उसमें लिखा हुआ था। और 1952 में फिर निर्वाचन हो गया था राष्ट्रपति का। हालांकि राष्ट्रपति तो 1950 में ही बन गए थे भाई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जो अंतिम काम किए उसमें से एक काम यह भी था कि राष्ट्रपति का भी चयन किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में राष्ट्रपति बने, फिर 1952 में निर्वाचित राष्ट्रपति बने, फिर 57 में भी बने दोबारा से। तो उन्होंने एक तरह से 3 बार कह सकते हैं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली अपनी। अनुच्छेद 381 में राष्ट्रपति की मंत्री परिषद का प्रावधान था। 382 में पहली अनुसूची के जो भाग क में शामिल राज्य थे उनके विधानमंडलों का प्रावधान था। 383 में प्रांतों के राज्यपाल का प्रावधान था और 84 में राज्यपालों की मंत्री परिषद का प्रावधान था। तो 379 से 384 तक मैंने एक छोटा छोटा सा आपको बताया कि यहां से बहुत प्रश्न आते नहीं हैं अभी तक। बहुत प्रश्न क्या मैंने सुना ही नहीं यहां से कोई प्रश्न आया हो, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति हम खूब पढ़ते हैं, विधानमंडल पढ़ते हैं, राज्यपाल पढ़ते हैं, मंत्री परिषद पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा अगर हमें जानकारी बढ़ानी है तो ये पता हो कि हाँ पहले ये अस्थायी रूप से इन अनुच्छेदों में थे। तो इनको आप अपने मन से ही लिख लेना। और फिर ये 7वां संविधान संशोधन होता है 1956। उसमें 7वें संविधान संशोधन की धारा थी 29वीं। उसके तहत 1 नवंबर 1956 को 379 से यानी 379 से 391 तक ये सारे अनुच्छेद डिलीट कर दिए, निरसित कर दिए। अब इनका संविधान में वर्णन नहीं है। तो ये तो थी भूमिका। अब हम पढ़ेंगे संसद का गठन, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। हमारा टॉपिक रहेगा संसद का गठन। आज ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, संसद के गठन के बारे में बस थोड़ा सा पढ़ेंगे, 1-2 अनुच्छेद को, एक ही अनुच्छेद है। उसके बाद राज्यसभा पढ़ेंगे, उसके बाद लोकसभा, दोनों फुल डिटेल में पढ़ेंगे और एक ही लेक्चर में उनको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे अगर ज्यादा बड़ा नहीं हुआ तो, और अच्छे से समझेंगे। तो ये मुख्य रूप से हमारे ये अनुच्छेद 79, 80 और 81 तीनों को जब हम विस्तार से पढ़ लेंगे और इनसे संबंधित और तथ्यों को जान लेंगे तो संसद, हालांकि संसद बड़ा टॉपिक है, आगे तक अभी काफी लेक्चर बनेंगे इसमें, मुख्य ये 3 आपको ये चीजें जाननी है। बाकी फिर उनकी प्रक्रिया है, सारी चीजें वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 79 यानी संसद का गठन, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, इसमें लिखा हुआ है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम है राज्यसभा और लोकसभा। यानी संसद के 3 अंग हैं। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 राज्यसभा और नंबर 3 लोकसभा। संसद संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, और उन 2 सदनों के नाम क्या होंगे? राज्यसभा और लोकसभा। यानी 3 अंग हैं संसद का। पहला अंग राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। देखो ब्रिटिश क्राउन की बात करें हम तो उसके समान ही हमारा राष्ट्रपति का पद एक तरह से है। राष्ट्रपति न तो संसद का सदस्य होता है और ना ही इसकी बैठकों में भाग लेता है। साथियों ध्यान रखना, राष्ट्रपति संसद का अंग है, सदस्य नहीं है। अंग और सदस्य के ये अंतर जान लेना। तो लोकसभा राज्यसभा की तो सदस्य वो है नहीं। देखो
वो संसद का अंग है। क्यों है अंग? क्योंकि वो संसद के सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है, यानी आहूत करना है ना, बुलाना। संसद के सत्र बुलाता है, एंड करता है, सत्रावसान की घोषणा करता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, विघटन कर सकता है और अध्यादेश जारी कर सकता है। कोई भी विधेयक है तो दोनों सदनों से पारित हो जाएगा, तो तब तक अधिनियम नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं। तो अंग है या नहीं? उसके बिना कोई विधान बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो सीधी सी बात है, अंग है। भाई लोकसभा और राज्यसभा तो डायरेक्ट है, सीधे तौर पर उसमें सारी कार्रवाई होती है, लेकिन दोनों सदनों से वो विधेयक पास होके कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। तो संसद के विधान कार्य में, विधायी कार्य में राष्ट्रपति की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए वो एक अंग है संसद का। तो संसद के 3 अंग है। तो अभी ये जो हमने पढ़ाया इसको थोड़ा सा लिख लो, उसके बाद राज्यसभा अगले लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे। लिखो संघीय विधायिका, या ये सब लिखना चाहो तो आप लिख लो, पहले नहीं लिखा है तो हमें ये चीज पता होना चाहिए। देखो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, विधायिका, व्यवस्थापिका, केंद्रीय विधानमंडल, संसद, ये अपने आप आपको समझ में आना चाहिए। ये भूमिका चाहे तो आप लिखना चाहो तो लिख लो कि हम भाग 5 पढ़ रहे हैं, भाग 5 के 5 अध्याय हैं। अध्याय को इंग्लिश में चैप्टर कहते हैं, भाग को पार्ट कहते हैं, आर्टिकल अनुच्छेद को कहते हैं। और पहला अध्याय यानी पहला चैप्टर कार्यपालिका का 52 से 78, संसद, ये ऐसे कैसे आप लिख सकते हो। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना पहले ही। मैं ये नहीं लिखवा रहा हूं आपको, मैं अपने हेडिंग, हम अपनी मुख्य उस पे चलते हैं, बस हमने ज्यादा लिखा ही नहीं है। चलो कोई नहीं, देख लेंगे। लिखो संघीय विधायिका, और इंग्लिश में लिख लो द यूनियन लेजिस्लेचर, और ब्रैकेट में लिख लो संसद, और उसके ब्रैकेट में लिख लो पार्लियामेंट। एक ही बात है सारी। संघीय विधायिका, संघीय व्यवस्थापिका, संघीय विधानमंडल, यूनियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, संसद, सब कुछ एक ही बात है। हम पढ़ रहे हैं संसद, हमारा मुख्य जो, अगर उसको हमारे सिलेबस के अनुसार देखें तो हमारा टॉपिक है संघीय विधायिका, तो यूनियन लेजिस्लेचर को हम संसद कहते हैं। जो भी है मर्जी में आप लिख लो। अब आगे लिखना शुरू करो, ये तो हो गई हेडिंग। देखो संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। वेस्टमिंस्टर में इंग्लैंड की संसद स्थित है, यानी एक जगह का नाम है। नेक्स्ट, सरकार की संसदीय पद्धति में, सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी व कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। 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 नेक्स्ट, या इसी में लिख लो अभी तो। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया गया है, या अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, जहां विधायी और कार्यकारी अंगों के विभाजन पर या पृथक्करण पर जोर दिया गया है। अर्थात अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया हुआ है। अर्थात अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है। स्पीड तेज है, आपको रोककर ही लिखना पड़ेगा। अगर लिखवाने के लिए इतने स्पीड से बोलेंगे तो वीडियो 1 घंटे का एक्स्ट्रा हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो, अनुच्छेद 379 में
अंतरिम संसद और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख था। अंतरिम संसद और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख था। अर्थात जब तक लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक संविधान सभा ही एक सदनीय संसद के रूप में काम करेगी और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट, आजादी से 26 जनवरी 1950 तक संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतरिम संसद के रूप में पहली बैठक 17 नवंबर 1947 ये तारीख हमने लिखी तो थी, ये रही 17 नवंबर 1947 को गणेश वासुदेव मावलंकर की अध्यक्षता में हुई थी। जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक संविधान सभा ने केवल अंतरिम संसद के रूप में काम किया। केवल अंतरिम संसद के रूप में काम किया क्योंकि संविधान निर्माण और लागू करने का कार्य पूरा हो चुका था। नेक्स्ट, जीवी मावलंकर को भारत में संसद का जनक कहा जाता है। जीवी मावलंकर को भारत में संसद का जनक कहा जाता है। और ये अनुच्छेद 380, 81, 82, 83, 84 जो भी है लिखना चाहो तो वीडियो को बैक करके वहीं से लिख लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आगे एक लाइन तो जरूर लिख लो। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 के द्वारा 1 नवंबर 1956 से अनुच्छेद 379 से 391 तक 379 से 391 तक निरसित कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए, निरसित कर दिए गए, हटा दिए गए या डिलीट कर दिए गए। नेक्स्ट, अब लिखो संसद का गठन, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। हेडिंग डालो संसद का गठन, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। इसमें लिखो अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79, इसमें लिखो संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अर्थात संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट, ब्रिटिश क्राउन के समान राष्ट्रपति न तो संसद का सदस्य होता है और ना ही इसकी बैठकों में भाग लेता है, लेकिन फिर भी वह संसद का अंग है, लेकिन फिर भी वह संसद का अंग है, लेकिन फिर भी वह संसद का अंग है, फिर भी वह संसद का अंग है। नेक्स्ट, या इसी में लिखो क्योंकि वह संसद के सत्र आहूत करता है,
कोमा सत्रावसान करता है, कोमा लोकसभा का विघटन करता है तथा अध्यादेश जारी करता है। कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं या राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर देता है। जब तक उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर देता है। नेक्स्ट, एक नोट लिख के लिखो। नोट, राष्ट्रपति संसद का अंग है, सदस्य नहीं। राष्ट्रपति संसद का अंग है, सदस्य नहीं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तैयार हो जाओ, जोश से लग जाओ। और वैकेंसी देखो, रीट की वैकेंसी तो बड़ी आती है, छोटी वैकेंसी नहीं आती है लगभग, अभी तक देखा है। अच्छी बड़ी वैकेंसी आती है। तो जैसी आपकी डिमांड थी हमने इसको शुरू कर दिया है। शुरू करना ही था लेकिन पहले कर दिया है। उसको भी जारी रखेंगे, सेकंड ग्रेड वाले सिलेबस को भी, और जो मिलता जुलता है वो अब दोनों हो जाएंगे इसमें। हालांकि उसमें विधानमंडल नहीं है। तो ठीक है साथियों, नमस्कार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।